अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब सलाम अर्ज़ है, जुम्मा मुबारक। फिर आप शरारत करने वाले हैं। नहीं, असल में ये होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब नवाज शरीफ साहब और इनकी फैमिली के ख़िलाफ़ फैसले आते थे तो ट्रेंड चलता था ट्विटर पे जुम्मा मुबारक। तो मैं एक अरसे से आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि 3 बाकी केसेस का तो हमने फ्यूचर देख लिया, सज़ाएँ मुअत्तल हैं उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता केस था जिसमें बदउनवानी का मुर्तकिब इमरान खान साहब को करार दिया गया है। 190 मिलियन पाउंड केस, ये स्कैंडल 1 साल तक इसकी समातें हुई और उस दौरान जब जब फ़ैसले की तारीख मुकर्रर की जाती थी तब्दील हो जाती थी, 3 बार तब्दील हुई। लेकिन उससे पहले का आपसे जब सवाल किया गया कि इसमें क्या होगा, तो आप क्या कहते आए हैं वो सुनवाएंगे। जो भी ये जो कोशिश कर रही है किसी तरीके के साथ खान साहब के साथ कोई डील हो जाए, वो अगर खान साहब नहीं मानते तो फिर मैं समझता हूँ कि बुशरा बीबी वापस जेल चली जाएंगी। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी को फिर गिरफ्तार कर लेंगे और मैं ये समझता हूँ ये इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो थ्रेट है, उनको बचाने के लिए फ्रॉम आवर ओन पार्टी उनको कर लेंगे। और ये पेशगोइयाँ आपने बुशरा बीबी के मुस्तकबिल के लिए की जब उनकी रिहाई हुई ज़मानत पर एक केस में, और उसके बाद इस केस में वो शरीक मुलजिमा हैं। आज बुशरा बीबी को भी अरेस्ट कर लिया गया है जिनके हवाले से आप ये पेशगोइयाँ करते आए। कल आर्मी चीफ से मुलाकात को इमरान खान साहब ने खुशाइंद करार दिया और आपने कहा बर्फ़ पिघली है। आज तो उनका ट्विटर फिर से शोला जन हो गया। तो हम ये सोचने पर मजबूर हो गए कि एक बार फिर पानी में मधानी चलाते हुए आपसे ये पूछें कि आज की सज़ा को कोई कह रहा था कि ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगी, मुल्की माहौल पर असरअंदाज नहीं होगी, लेकिन ट्विटर तो कुछ और बता रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एक आमिर अपनी ज़ात के लिए ये सब कर रहा है, तो टारगेट कौन है फिर उनके ट्विटर का? सियासी माहौल पर इस सज़ा के असरात बताएं सेठी साहब। आशा देखिए, कोई इसमें सरप्राइजिंग बात तो नहीं है। ख़ुद वो कह रहे थे कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई। खुद वो ये कह रहे थे कि इस केस की जो फैसला हमें पता है क्या आएगा जी, और वो सज़ा आएगी। और ख़ुद ये कह रहे थे कि उसके साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना मामला जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ये तो खुद वो कह रही थी पीटीआई की लीडरशिप, और खान साहब ने भी वेलकम किया। अपने जैसे ही उनको खबर ये मिली कि मीटिंग हो चुकी है जनरल साहब के साथ इनकी लीडरशिप की, तो उन्होंने भी कहा आई वेलकम दिस। तो मतलब है अब ट्विटर जो पे क्या होता है, ये तो यही तो इशू है। पीटीआई के अंदर भी ये इशू है और पीटीआई के बाहर भी ये इशू है कि ट्विटर जो पीटीआई का है, इट इज़ नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द पीटीआई लीडरशिप। इमरान खान के कंट्रोल में है या नहीं है अभी हमें नहीं पता, मगर बाकी लीडरशिप के कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि ये ट्विटर सारा चल रहा है वॉलंटियर्स के ऊपर और आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड यंग पीपल के ऊपर, जो कि मोस्टली बाहर हैं। यहाँ वाले जो थे उनको तो उन्होंने हिरासत में ले लिया, उनको धमकियाँ दी, तो वो तो चुप हो गए। मगर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं। और मैं फिर ये कहूँगा आपसे कि पीटीआई के अंदर भी बहुत बड़ी डिवीज़न होगी और डिवीज़न चल रही है। पहले तो डिवीज़न ये थी कि एक दूसरे को कह रहे थे कि ये गवर्नमेंट का एजेंट है, ये गवर्नमेंट का एजेंट है। फिर ये था कि लॉयर्स वर्सेस नॉन लॉयर्स, फिर ठीक, फिर ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडरशिप वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल। अब मैं एग्जांपल्स देना चाहूँगा मगर लोग माइंड कर जाते हैं, मगर आप समझ रही हैं ट्रेडिशनल लीडरशिप कौन है और नई लीडरशिप कहाँ से आ रही है, जो बाद में वारिद हुए। तो मतलब ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और फिर डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन, डोमेस्टिक ट्विटराटी जो है उनको तो फारग कर दिया गया है मोस्टली। वही बचे हुए हैं जो कि फॉल्स नेम्स के अंदर अभी तक छोटा मोटा कर रहे हैं, वो भी पकड़े जाते हैं। मगर जो बाहर बैठे हुए हैं वो तो लगे हुए हैं ना। और वो जो टॉक फाइट वाली जो इशू है, वो उन्हें जो दाद मिलती है या थंप मिलता है कि हाँ करो, ठप्पी मिलती है, वो खान साहब खुद कर देते हैं। हर रोज़ एक बात करते हैं जिसके अंदर ये कि मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मैं नहीं ये करूँगा, मैं नहीं वो करूँगा, मैं जेल में रहूँगा, मैं प्रिंसिपल्स के ऊपर लड़ रहा हूँ, मैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट हूँ, और जनरल साहब के ख़िलाफ़, मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, वो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कर देते हैं। मगर उसके बाद फिर यू टर्न ले लेते हैं। इस लीडरशिप जो उन्होंने खुद नॉमिनेट की है, जो बाहर बैठी हुई है, चीफ मिनिस्टर उनका नॉमिनी है, बैरिस्टर साहब उनके नॉमिनी है, राजा साहब उनके नॉमिनी है, और सब उन्हीं के नॉमिनी है सर। तो वो जो बातें करते हैं वो फिर पसंद नहीं आती बाकी रैंक एंड फाइल को। पहले एक के ऊपर तनकीद होती है कि आप तो पहुंचे नहीं, आप तो लाहौर में रह गए। दूसरी को ये तनकीद होती है आप गोली चली तो आप भाग गए।
तो यही चल रहा है। तीसरे के ऊपर ये होती है कि आप तो ऐसी बातें करते हैं कि आप यू आर प्रोटेक्टिंग द एस्टैब्लिशमेंट, आप तो बड़े सॉफ्ट आदमी हैं एंड सो ऑन। तो ये लगा रहता है एक दूसरे के ऊपर। और कुछ ऐसे जिनको कहते हैं आप तो एक्सपेल कर दिए गए पार्टी से, चौधरी को, फवाद को एक्सपेल कर दिया, मरवर साहब को एक्सपेल कर दिया, लाइन लगी हुई है जिनको एक्सपेल कर देते हैं और नए लोग आ जाते। तो दिस इज नॉट बिहेविंग लाइक अ पार्टी। तो ये चीज़ें आपको एक्सपेक्ट करनी चाहिए। अच्छा। इस किस्म की सिचुएशन में। अब जो बाहर बैठे हुए हैं उनको तो तकलीफ हो रही है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप तो कहते हैं आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, आप तो कहते हैं आप रेवोल्यूशनरी पार्टी है, आप तो कहते हैं हमने तो ओवरथ्रो कर देना सब कुछ, और ऊपर से फिर आप एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, और फिर आप गवर्नमेंट के साथ मज़ाकरात कर रहे हैं जिनको तो आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप कहते हैं वो इलीजिटिमेट है। तो अगर इलीजिटिमेट है तो फिर बात क्यों कर रहे हैं उनके साथ? तो ये जो बाहर बैठे हुए हैं ना आइडियोलॉग्स, यंग गुस्से वाले लोग, वो लगे रहते हैं इन चीज़ों के ऊपर। और यही इशू बना हुआ है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट ऑन द वन हैंड एंड खान साहब ऑन द अदर। एस्टैब्लिशमेंट उनको कह रही है इनको रोको, लगाम डालो, इनको लगाम डालो। खान साहब मेरा ख्याल है लगाम डालना भी नहीं चाहते। वो समझते हैं कि एक आर्म्स लेंथ पे मैं कह सकता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी बात नहीं सुनते। मैं तो फिर भी कि मैंने सपोर्ट किया टॉक्स को, मगर वो इसके खिलाफ है। तो अब कंस्पिरेसी थ्योरीज फिर चलेंगी। कुछ लोग कहेंगे कि ये मिली भगत के साथ सब कुछ हुआ, ये मीटिंग भी जो हुई है ये होनी नहीं चाहिए थी, ये क्यों हुई, क्यों एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात। अभी ट्विटर पे भी ये आ रहा है बिल्कुल कि जी आप एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि सजाएं आ रही हैं। हाँ, तो ये मतलब है ये क्या फायदा हुआ फिर मुज़ाकरात? मैं ये समझता हूँ कि सबको पता है इस बात का। और ये जो ट्विटर के ऊपर डिबेट चलती है जिसके अंदर हार्ड लाइनर्स बाहर बैठे हुए हैं और सॉफ्ट लाइनर्स चुप करके बैठे हुए हैं, और जो बाकी पार्टी बिग विग्स हैं वो तो रेकन्सिलिएशन, ओपनिंग ऑफ स्पेस, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दिस विल अफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा, तो ये तो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही फिर बात। हाँ, तो नहीं, तो डायरेक्शन वही होगा जहाँ खान साहब ले जाना चाहेंगे। कहाँ ले जाना चाहते हैं? मेरी एस्टिमेट ये है कि खान साहब का प्रॉब्लम है वो एक डेड एंड में आ गए हैं। एक सड़क पे चल रहे थे, आगे जाके रास्ते बंद हो गए। अब खान साहब के लिए वहाँ से यू टर्न लेके वापस आना, वो समझते हैं इतनी आसान बात नहीं है, और वो समझते हैं उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, और इसलिए वो आप फंस गए। अच्छा। मगर इंटरेस्टिंग बात ये है कि गवर्नमेंट भी फंसी हुई है। गवर्नमेंट जो सो कॉल्ड हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जी। वो भी फंसी हुई है ना। उनको भी पता है कि वो कैसे आए हैं, और उनको भी पता है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। और तीसरी तरफ एस्टैब्लिशमेंट भी मेरे हिसाब से डेड एंड में पहुंची हुई है। अच्छा। उनको भी ये पता है कि हम कहाँ फंस गए हैं। हम तो चाह रहे थे इसको क्लीन अप करना, और क्लीन अप हो नहीं रहा है। हम तो चाह रहे थे हम न्यूट्रल रहे, हम न्यूट्रल रह नहीं रहे। तो ये सारे इशू सब, द एंटायर पाकिस्तानी नेशन इज कॉट इन डेड एंड्स। इकोनॉमी को छोड़ दे, वो भी किसी वक्त आपसे डिस्कस कर लूंगा कि व्हाई वी आर इन अ डेड एंड ओवर देयर आल्सो। तो ये सारा जो मुल्क है ना इस वक्त फंसा हुआ है इन ऑल दीज डेड एंड्स। इसीलिए ये एक कोई निकलने की अगर कोशिश भी करता है तो उसको दूसरे निकलने नहीं देते वहाँ से। ठीक है। सो आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज राइट नाउ। हाँ, लेकिन जमूद कहीं ना कहीं जाके तो टूटता है। आपने तो कहा हमाम में सारे डेड एंड पे हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के आपने मकासद बताए थे, क्या वो मकासद हासिल हो गए जिसके बाद वो आज अरेस्ट हुई? देखिए, जब बुशरा बीबी को ये बनी गाला ले गए थे, वो कुछ अरसे वहाँ रही, उसके बाद शोर पड़ना शुरू हो गया कि उनको बनी गाला में रखा हुआ है और खान को नहीं रखा। खान को जेल में रखा हुआ है, उसके जेल की कंडीशंस अच्छी नहीं है। अच्छा। वहाँ ज्यादती हो रही है। तो उससे फिर ये ऐसे लगा जैसे कि बुशरा बीबी को कोई फेवर किया गया। हाँ। अच्छा, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा फ़र्क था। मेरा मौक़िफ़ ये नहीं था कि बुशरा बीबी को फेवर किया गया। मेरा मौक़िफ़ ये था कि उनको अलग इसलिए रखा गया कि उनसे बातचीत करनी है। अच्छा। मेरा ख्याल है कि असेसमेंट ये है एस्टैब्लिशमेंट की और सियासतदानों की कि खान साहब की चाबी जो है वो बुशरा बीवी के पास है, और उनका ये ख्याल है खान तकड़ा आदमी है। उनका ये ख्याल है कि बुशरा कमज़ोर औरत है। क्यों? खान की जो स्ट्रेंथ है वो तो नज़र आती है ना, अवामी सपोर्ट एंड उसकी जो पर्सनैलिटी है। ठीक, बुशरा बीवी की कोई अवामी सपोर्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा गहराइयों में जाएँ तो जो PTI के भी लोग हैं, दे डोंट मच केयर फॉर बुशरा बीबी। वो सारी जो बैकग्राउंड है, जिस हाँ, ये अभी माजी करीब में तो वाज़ेह हो गई, और जो जिस तरीके से वो तफरीक बढ़ जाती है, ग्रुपिंग है, ये हुआ खान साहब के, एंड सो ऑन। आई डोंट वांट टू एक और मौका, बट आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई गॉट इट। उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं जो खान साहब के नहीं हैं। लोग खान साहब के बारे में कहते हैं ज़ाती तौर पे करप्ट नहीं है, मगर इनके दोस्त यार करप्ट है और उनको चुप करके ये करने देते हैं। जब हाथ से बाहर निकल जाए तो फिर थोड़ा बहुत लगाम डालने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी खुली छुट्टी दी हुई है, खुद नहीं। बुशरा बीबी के बारे में तो ये नहीं है ना। बुशरा बीबी के बारे में जो परसेप्शन है बाहर जी,
वो यही है ना कि गोगी इनकी सहेली, बुश और चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब इनके अपॉइंटी, जी। और पंजाब के अंदर जो कहानियां हैं ट्रांसफर और हाँ जिसके बेसिस के ऊपर खान साहब की और आर्मी चीफ, आज के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI के झगड़ा हुआ, क्योंकि DGISI ले गए फाइल। बहरहाल उधर हम ज्यादा नहीं जाते, और खान साहब ने माफ नहीं किया। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये सारी चीजें जो है बुशरा बीबी कमजोर विकेट पे खेल रही हैं। अच्छा, मगर बुशरा बीबी की जो स्ट्रेंथ है वो है खान साहब की चाबी। अब मेरा ख्याल है जो पावर्स दैट बी है या एस्टैब्लिशमेंट वो ये समझती है कि खान साहब को समझाने के लिए कि देखिए ये रास्ता जो आपने इख्तियार किया, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, फॉर अस और द कंट्री, इसलिए आप मेहरबानी करें, आप थोड़ी सी यू टर्न लें, हमें मौका दें टू सेटल थिंग्स, और फिर इंशाल्लाह वक्त आएगा, यू मे गेट गो बैक इन द मेन स्ट्रीम आफ्टर ऑल। अच्छा, पीपल्स पार्टी भी निकली आई निकली, मियाँ नवाज शरीफ निकले आए फिर आ गए। तो मतलब है कि नथिंग इज़ परमानेंट इन पॉलिटिक्स, और दोस्ती यारियाँ नहीं होती, इंटरेस्ट होते हैं। जब इंटरेस्ट अलाइन हो जाए तो एक सूरत निकलती है, कॉन्ट्ररी हो जाए तो दूसरी सूरत हाल बन जाती है। तो आज पहले एक सूरत हाल आपके हक में थी, अब आपके खिलाफ जा रही है, तो आगे फिर आपके हक में हो सकती है। तो आप मेहरबानी करें, थोड़ी सी इंतज़ार करें, वी विल सॉर्ट इट आउट। मगर अभी जो सबसे बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान को इज़ नॉट फ्रॉम the lack of legitimacy or constitutional support. We need to put the economy on track. Economy नहीं होगी सारे उड़ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। अब वो स्टेबिलिटी आप लोग तो दे नहीं सकते हमें, आप तो एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, हम ही हैं जो दे सकते हैं, और हमें आप मौका दें अब देने का। उसके बाद देखा जाएगा, जब स्टेबल हो जाएगा तो इलेक्शन भी करा लेंगे और आपके साथ बैठ के करवा लेंगे, कोई बात नहीं। उस वक्त तक आपके जो झगड़े हैं जिन लोगों के साथ, शायद वो घर भी चले गए हो हस्बे मामूल, तो फिर रास्ता भी क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट्स द बिग डील, आप ठहर जाए ना। आफ्टर ऑल जो लोग आए गए उन्होंने हमल का फैसला किया ना, दे वेटेड फॉर देयर टाइम। एंड अब नवाज शरीफ साहब कितने साल के बाद इंतज़ार फरमानी पड़ी, फिर आए, फिर उसके बाद 5 साल बाहर बैठना पड़ा, तो 15 साल तो वो बाहर ही बैठे रहे, तो क्या हो गया, कीप्स कमिंग बैक, रेलेवेंट हो गए। मोहतरमा का भी यही था। तो अब बात यह है कि इट्स टाइम, और जरदारी साहब 5 साल काट गए, फिर घूम फिर के 5 साल के बाद फिर घूम फिर के फिर प्रेसिडेंट बन गए, और ये वही बनाने वाले भी वही हैं जो उनको निकालने वाले थे। तो ये सबक सीखना चाहिए खान साहब को, और खान साहब ये सबक उनके लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, एक ज़ाती प्रॉब्लम बन गया है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए पॉलिटिक्स जो है वो डिग्रेड हो गई है, कानून डिग्रेड हो गया पॉलिटिक्स के आगे, पॉलिटिक्स डिग्रेड हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन के आगे, कॉन्स्टिट्यूशन डिग्रेड हो गई है पर्सनैलिटी क्लैशेस के आगे। ठीक, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन दिस कंट्री। हाँ, लेकिन खान साहब तो ऐसा लगता है कि जैसे ना नवाज शरीफ ना जरदारी ना मोहतरमा उस ट्रैक पे चल रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी भी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो मुल्क भी छोड़ के नहीं गए, तो इसका लगता है कि अब की बार अंजाम मुख्तलिफ होगा। पता नहीं, आपने बुशरा बीबी का सवाल किया, उसका मैंने पूरा जवाब नहीं दिया, बाकी जो जवाब रहता है वो ये है कि बुशरा बीबी अगर इस वक्त उनको सज़ा ना होती तो उन पर इल्ज़ाम PTI की तरफ से लगना था कि ये मिली भगत, ये ट्रोजन हॉर्स, वो याद है आपको, मैंने ट्रोजन हॉर्स की बात की थी, डार्क हॉर्स नहीं, ट्रोजन हॉर्स। तो जिसको पता नहीं माने ट्रोजन हॉर्स के, जरा गूगल पे जाके चेक कर ले, वरना आपका शो देख ले, उसमें आपने तफसील से बताया। अच्छा, अब बात ये है कि तो उन पे तो ये इल्ज़ाम है ना कि, और हम खुद कह रहे हैं कि वो सबसे, जैसे कहते हैं वीकेस्ट लिंक इन द चेन इज बुशरा बीबी। और क्या बात है कि बुशरा बीबी के करप्शन के केसेस उस तरीके से बाहर नहीं निकल रहे जो कि निकल सकते थे। गोगी अभी तक घूम रही है, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, उनको लाया नहीं गया, उनसे बहुत सी बातें नहीं की गई, या अगर की गई हैं तो बाहर नहीं निकली। और बुज़दार साहब आराम से बैठे हुए, जिनके खाते खुले हुए थे, पता नहीं क्या क्या हो रहा था उस जमाने में। तो बात यह है कि मेरा ये ख्याल है कि ये अगर गिरफ्तार ना होती और सज़ा ना होती तो उन पे इल्ज़ाम लग जाना था PTI की तरफ से, जो कि मेरा ख्याल है कि ना उनके इंटरेस्ट में होना था, ना खान साहब के इंटरेस्ट में होना था, ना इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में होना था। क्योंकि बुशरा बीबी के पास अगर चाबी है तो सब उसको चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी उनको चाहती है और खान साहब भी उनको चाहते हैं। खान साहब की कमज़ोरी है, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूती है। तो इसलिए ये सिचुएशन है। अब उनको जेल में डालना ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि सुबह एक ख़बर आई, मैं हंस रहा था सुन के कि बुशरा बीबी सेंटेंसिंग से पहले ही पहुँच गई अडियाला जेल। जी, वहाँ मौजूद थी सज़ा के बाद। तो मतलब उन्हें पता था कि ये सज़ा आ रही है, और उन्हें ये भी पता था कि मैंने जाना अडियाला ही है, मैंने और कहीं नहीं जाना। फिर एक अफवाह चली,
मैं वही सुन के तो हंस रहा था। अफवाह ये चली कि जेल अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि हमारे पास तो अभी ऑर्डर्स नहीं आए आपके, तो आप बाहर बैठे अभी हम आपको अंदर नहीं ले सकते। अच्छा। और तो उस वक्त कुछ लोगों ने, हाँ अडियाला की बात, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद उनको बनीगाला ले जाना है। हाँ हाँ। तो मैंने दिल में सोचा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि बनीगाला जाए, इस वक्त उन्हें जेल ही जाना पड़ेगा अपनी हिफाजत के लिए। अच्छा। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जेल जाना पड़ेगा और अडियाला जाना पड़ेगा, इसीलिए वो पहले पहुंच गई वहाँ। हाँ। तो अब बात यह है कि वो रहेंगी वहाँ कुछ अर्सा, और उसके बाद आगे 2 महीने पड़े हैं ना। मेरी जो प्रेडिक्शन है पूरे खान साहब के बारे में भी और बुशरा बीबी के बारे में भी। अभी ये जो केस है ये भी जाएगा हाई कोर्ट, और भी चीज़ें जाएंगी। अभी बहुत कुछ होने वाला है। अभी आप देखते जाइए होता क्या है। अच्छा। अगर मैं ये आपसे कह दूं कि ये ना बिगिनिंग है ना एंड है, ये कहानी की दरमियानी किस्म का हिस्सा है। अच्छा। अभी कहानी चलेगी और उसके अंदर कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा। अभी भी पीटीआई वाले ये उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि खान साहब आज़ाद हो जाएंगे। जब उनसे थोड़ी सी उन्हें ख़रीदा जाए तो वो आगे से कहते हैं बनीगाला ले जाएंगे। ठीक है, मैंने ये कहा था कि वो मुमकिन है, ये नहीं कि वो हो नहीं सकता, हो सकता है कि वो बनीगाला ले जाए। अच्छा। और हो सकता है दोनों को ले जाए। फिर शायद खान साहब भी मान जाए कि हम दोनों को गिरफ्तार करना है तो बनीगाला में कर लें। पुराने ज़माने में सियासतदानों को रेस्ट हाउसेज में रखा जाता था। परवेज़ मुशर्रफ को रखा गया था। हाँ, रेस्ट हाउसेज में। हाँ। मियाँ साहब को भी एक स्टेज पे इधर उधर रखा गया था। अच्छा। भुट्टो साहबा को जब पहली दफ़ा गिरफ्तार हुई है अंडर ज़ियाउल हक, तो उस वक्त उनको गेस्ट हाउस में रखा गया था सिंध के अंदर। तो अब बात यह है कि दिस इज़ ऑल इज़ पॉसिबल। यहाँ तो 10-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के अंदर अपील लॉज हो जाती है और वो रिलीफ मिल जाती है। हालांकि एक टाइम होता है कि इस टाइम के अंदर अंदर आपने अपील करना है। बिल्कुल। मगर वो जब चाहे तो ज़ाब्ते बदल जाते हैं। बदल जाते हैं। तो इस मुल्क में क्या नहीं हो सकता। तो पस पर्दा मुज़ाकरात ख़त्म हो गए बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद? नहीं, मुज़ाकरात चलेंगे। बुशरा बीबी तो नहीं उसमें होंगी ना? नहीं, बुशरा बीबी तो पहले भी नहीं थी। तो 4 मुलाकातें बताया जा रहा था उनकी, 4 मुख्तलिफ तारीखों में होती रही हैं, पसे पर्दा वो बातचीत करती रही। ये तो बातें हैं ना, कितनी हुई कितनी नहीं हुई। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि ये मैंने भी कहा था कि मुलाकातें तो होती हैं उनकी। अच्छा, अब वो क्योंकि जेल चली जाएंगी, मैंने फिर ये भी कहा था कि वहाँ मुश्किल हो जाता है। वहाँ जो भी आता जाता है वो पता चल जाता है। जेल अथॉरिटीज़ चुप नहीं रहती। वहाँ हर किस्म का बंदा बैठा हुआ है, वो देख लेता कौन आया कौन गया और किधर ले गए उठो। अच्छा। तो ये हो सकता है कि बुशरा बीबी को अस्पताल ले जाया जाए किसी स्टेज पे चेकअप के लिए, तो वहाँ बातचीत हो जाती है। किसी स्टेज पे उनकी तबीयत ठीक ना हो तो उनको कोई मिलने आ जाए डॉक्टर्स के साथ वगैरह वगैरह। अच्छा। तो ये चीज़ें चलती हैं। मेरा ये मौक़िफ़ है कि खान साहब के साथ इनडायरेक्टली और बुशरा बीबी के साथ डायरेक्टली, खान साहब के साथ इनडायरेक्टली वाया द लीडर्स और बुशरा बीबी के साथ डायरेक्टली विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये सिलसिला साथ साथ चलेगा। अच्छा। और नतीजे क्या निकलेंगे वो हमने आगे जाके देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, क्या? किसी सूरत में भी अदालत और नो अदालत, लॉ और नो लॉ। अच्छा। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि कानून जो है वो डिग्रेड हो गया पॉलिटिक्स के आगे। कॉन्स्टिट्यूशन डिग्रेड हो गई है इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिक्स। और इसलिए अब सूरत हाल यही है कि पॉलिटिक्स होती क्या है? पॉलिटिक्स इज पावर। पावर इज पावर। इस वक्त पावर कहाँ है? तो पावर भी स्विंग करता है ना, ज़रूरी नहीं एक जगह पे रहता है। ये तो पाकिस्तान में हमने देखा है। हाँ, तो इसलिए पीटीआई को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पावर आप पहले उनके पास था, अब नहीं है, फिर हो सकता है वापस आ जाए किसी स्टेज पे। और अभी जो ये जो लोग बातें कर रहे हैं कि जी अब शेख रशीद साहब ने एक बात की है, 2 दफ़ा उन्होंने दोहराई है, मैं नहीं उसको रिपीट करना चाहता, बट बेसिकली इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि खान साहब एक बंदा है और एक उधर एक और बंदा है और 2 बंदे रह नहीं सकते, उनमें से एक रहेगा एक नहीं रहेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये सारा कुछ डिग्रेड हो गया टू पर्सनल। मैंने कहा ना, लॉ डिग्रेडेड टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिग्रेडेड बिफोर पॉलिटिक्स, पावर डिग्रेडेड नाउ टू पर्सनल वेंजेंस एंड विंडिक्टिवनेस। तो ये चीज़ें रिवर्स होनी पड़ेंगी और वो कभी पता नहीं चलता है मुल्क के अंदर तब्दीली कैसे आती है। इतने छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर कोई एक स्पार्क चिंगारी लगती है और आग लग जाती है और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि खान साहब को ये अप्लाई करता है, ये दूसरी तरफ भी अप्लाई कर सकता है। एनीथिंग कैन इन दिस कंट्री। 10-10 साल मिलिट्री गवर्नमेंट्स रही हैं, ऐसे ही है ना। और पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट 2-2 साल नहीं काटती रही, 2.5 साल नहीं काटती रही।
ठीक लेकिन है? आमरीयतों और ने जब उससे मिलिट्री ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो जाने का वक्त आ जाता है जी। तो पता नहीं चलता, 3 महीने के अंदर अंदर सब कुछ उलट जाता है। ज़िया-उल हक साहब ने जुनेजो साहब को निकाला 1988 में, उसके बाद इलेक्शन कॉल की, ठीक है, और उसके पहले ये ज़िया-उल हक साहब अल्लाह को प्यारे हो जी, गए जी, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा का रास्ता खोलना पड़ा। तो इसी तरीके के साथ जनरल मुशर्रफ जो थे वो वेस प्रेसिडेंट बैठे हुए थे, मुक्का लहराया करते थे, और उसके बाद रुखसती हुई और तो जब सेफ रुखसती हुई, पैसेज दिया गया। पता नहीं इस तरीके से हालात बदलते हैं जी तो अब देखते चले होता क्या है। बट एक चीज़ क्लियर है जी कि शॉर्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, राइट, ना मैं कर सकता हूँ ना कोई और प्रिडिक्ट कर सकता है। इसे कहते हैं वो चीज़ जो कि किसी की इक्वेशन में नहीं होती, आ जाती है। हाँ हाँ और क्योंकि वो उसका कोई सर पैर नहीं होता, वो कहीं से आ जाती है। तो पॉलिटिक्स के अंदर अनहोनी तो वो अब उसमें कोई असैसिनेशन हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, फॉरेन प्रेशर किसी किस्म का हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है जो कि अभी किसी नज़र नहीं आ रहा होराइजन के ऊपर। राइट, तो अगर वो हो गया तो मामला उलट जाएगा, मगर अगर वो ना हुआ, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगा, तो ये सिलसिला चलेगा अगले 2-3 साल ऐसे ही अड़े रहेंगे दोनों अपने जब तक अपने एक नया ब्रिज नहीं आता। वो ब्रिज है इलेक्शन शेड्यूल, वो ब्रिज है आर्मी चीफ की रिटायरमेंट, वो ब्रिजेस भी तो आने हैं ना। हाँ। तो फिर इंतजार करें उन ब्रिजेस का। लेकिन अभी तो नर्व्स टेस्ट किए जा रहे हैं, और जो मंजरनामा आपने खींचा शायद भुट्टो साहब और ज़िया साहब के दौर में भी ऐसा ही कुछ था। हमने ऐसा ही कुछ था। और फिर उसके बाद क्या हुआ हमने देखा, जब मंजरनामा बदला तो माजी गवाह है जब इस तरह के हालात हो तो क्या होता है, लेकिन समटाइम्स माजी से हटकर भी कुछ हो जाता है। तो अब इस तरह की सिचुएशन के बाद पीटीआई के एंड पे क्या फ्यूचर है वो तो आपने जाना, मुज़ाकरात का क्या फ्यूचर है ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुज़ाकरात तो वहीं लगे हैं जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात दिए रिटर्न में, और उस पर हुकूमत ने जवाबी वार किया, सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि अब मुज़ाकराती अमल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फ़ाइनल जो डिसीजन है वो मरकज़ी क़यादत को करना है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं कि वो मिल के खेलते हैं, डबल रोल प्ले कर रहे हैं, वो आज इमरान खान साहब से मिले, 1.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही, उसके बाद मीडिया से कोई बात किए बगैर रवाना हो गए। तो सभी इस सोच में पड़ गए हैं कि फ़ैसला तो क्या 23 दिसंबर को भी यही फैसला महफूज था सिटी साहब जो आज आया है, और अगर ये एंटीसिपेटेड था तो फिर मुज़ाकरात पे तो असर नहीं पड़ना चाहिए। इसका फ्यूचर क्या है? मैं कह रहा हूँ नहीं पड़ेगा, यही बात चलेगी। देखिए ना, क्यों नहीं आज गंडापुर साहब इमरान खान को मिले, कोई बयान नहीं आया, क्यों? सोचे आप, क्यों नहीं आया? क्या कहेंगे आप? वो क्या खामोशी में ही कहेंगे? मसलहत थी। जो मैंने बताया कि हम तो पता था ये होना है, हाँ। इसके बावजूद हमने अपना सब कुछ किया, जी। तो अब कैसे इसको चेंज कर सकते हैं? अब वकास साहब लगे हुए अपने पता नहीं चौके छिक्के मार रहे हैं, ही इज नोबडी। मतलब है कि वो तो अपना बनाया हुआ है उन्होंने उसको, वो तो ही इज पार्ट ऑफ दैट अदर ग्रुप जो प्रेशर टैक्टिक्स फाइट वाला ग्रुप है, मगर टॉक वाला ग्रुप तो कुछ और है ना। वो बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हाँ, तो देखिए ना, फाइट टॉक वही ये चल रहा है। हाँ। और ये खान साहब कंट्रोल करते हैं इसको। अच्छा। और खान साहब जो है फाइट वालों को रोकते नहीं। और इस वक्त जो मेन डिमांड है पार्टी की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा। कि वो फाइट वाले जो अपने कीबोर्ड वॉरियर्स जो है उनको रोको। अच्छा। तो खान साहब उनको रोक नहीं रहे, तो इसलिए ये बात नहीं सेटल होगी। वो हर रोज़, अब खान साहब ने आज फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया जी, चीफ के ऊपर फिर एक इल्ज़ाम लगा दिया। जी। तो मतलब ये तो खान साहब भी तो बाज नहीं आते ना, वो भी तो मतलब है कि प्रिट करके टिबड़ी वगैरह वही लट्टू वगैरह घूम जाते हैं। गुस्सा चढ़ता है तो कोई पता नहीं की कह देंगे ने, 2 मिनट सोचते हैं तो फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो इंज भी कर लो, फिर थोड़ा। तो खान साहब भी तो फ्रेंकली इज आई रादर नॉट से। अच्छा, तो मुज़ाकराती अमल जिसमें अब हुकूमत ने जवाब देना है, और उसका आपको बादियो नज़र में दिखाई क्या दे रहा है कि जो मुतालबात उनकी तरफ से आए उनको फिलफोर रिजेक्ट कर दिया जाएगा कि 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात का आपने मंजर खींचा है, इस पर मुज़ाकरात मज़ीद मुमकिन नहीं है? नहीं, ये बातें हैं। गवर्नमेंट ये कभी नहीं पुल आउट करेगी। अच्छा। गवर्नमेंट विल नॉट पुल आउट ऑफ द टॉक्स एंड पीटीआई विल नॉट पुल आउट ऑफ द टॉक्स। ये अपना मौक़िफ़ पब्लिक में देते रहेंगे, और जब टॉक्स में जाएंगे तो वो वहाँ भी वही दोहराएंगे, और फिर पोस्टपोन होगा, और फिर आएंगे, और फिर जाएंगे, और फिर आएंगे, और फिर जाएंगे। तो बात तो फिर ऊपर ही अड़ी रहेगी, तो नीचे तो रस्मी कार्रवाई चल रही होगी टेबल्स पे। तो ये बात सॉल्व होने वाली नहीं है, मुज़ाकरात के ज़रिए ये सॉल्व होने वाली नहीं है। लेकिन जुडिशल कमीशन तो अगली मुलाकात से पहले बनाना होगा हुकूमत को, वरना मुज़ाकरात नहीं होंगे। उसके बावजूद मुज़ाकरात होंगे।
जुडिशल कमीशन बने बगैर आप खान ये कह रहे हैं जी अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। वो कहते हैं नहीं बनाएंगे। हम कहते हैं हमने तो ये तो नहीं कहा कि नहीं बनाएंगे, हमने तो कहा कि ये प्रॉब्लम्स हैं, आपने ये लिख दिया, ये तो मंजूर नहीं, ये तो मंजूर नहीं, ये तो मंजूर नहीं। अच्छा। हम तो समझते हैं कि सवाल अगर बनाने हैं तो इस तरीके से बनने चाहिए, जो बिल्कुल उलट होगा कि आपने ये किया, चेक करें कि पीटीआई ने क्या किया, चेक करें कि इन्होंने क्यों हमला किया, चेक करें कि इन्होंने अदालत का हुक्म क्यों नहीं माना, क्योंकि ये सारी गिल्ट उधर लेके जाए। इन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस किए वो गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को फंसाने की तरफ ले गए, लीडिंग क्वेश्चंस। वो जो लीडिंग क्वेश्चन बनाएंगे वो इधर ले जाएगी। तो इसके ऊपर लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। अच्छा। और एक एक क्लॉज के ऊपर लड़ाई होगी। 26th अमेंडमेंट के ऊपर एलाइज के अंदर आपने देखा कितना देर लग गई, एलाइज के अंदर एक एक क्लॉज के ऊपर जी, ठीक। और बाद में भी झगड़े रहते, मौलाना ने कहा तो नहीं बने, आप तो या की कर, बिल्कुल। तो यहाँ तो नाइव्स आर आउट, तो ये चलेगा मामला। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कैन नॉट डिनाई कि हम नहीं लगाएंगे, ये नहीं कह सकती। ठीक, सियासी कलाबाजी यहीं चलेंगी इस पे। और मगर ये है वो कहेंगे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ये नहीं, ऐसे, तो ये चीजें चलेंगी और वो ले लेके जाएंगे और 15-15 दिन की छुट्टी होगी बीच में, मुलाकात का इंतजार होगा, फिर वो आएगी तो फिर कोई एक पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद वापस आ जाएंगे और फिर ये होगा और फिर वो होगा। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। म्यूजिकल चेयर चलता रहेगा। इनकी कोशिश है जल्दी से जल्दी कुछ रेजोल्यूशन करवाई जाए, उनकी कोशिश है देर से देर हो, तो ये ऐसे ही चलेगा। अच्छा, लेकिन इस केस का जिससे हमने प्रोग्राम शुरू किया उसका मुस्तकबिल क्या, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे थे पीटीआई में कि इस केस का फैसला आए तो इसे चैलेंज किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले रिलीफ मिला, अब फिर मिल जाएगा, उनको नजर आ रहा है, लेकिन फैसल वावडा कह रहे हैं कि वहां रिलीफ नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा ना लॉ हैज बीन डिग्रेडेड बिफोर पॉलिटिक्स। जी, मैंने बड़ा पॉइंटेड रिमार्क ये किया है, इसको मैं वजाहत नहीं करूंगा बिकॉज फिर आप मुझे कंटेम्प्ट में ना पकड़ के ले जाएं और आप बीप लगाने शुरू कर देंगे। और आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। लॉ हैज बीन डिग्रेडेड बिफोर पॉलिटिक्स एंड द पॉलिटिक्स इज कमिंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड फ्रॉम ऑल सोर्सेस। अच्छा, तो ये जो सिलसिला है अभी तक ऐसे ही चलेगा। लॉ विल कॉन्स्टेंटली बी डिग्रेडेड, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ one stakeholder, the politics of another stakeholder, the politics of a so-called neutral stakeholder who's not neutral, who's divided and politically biased, and so on and so forth. Ab, in this situation, right, what do you do? In this situation, ये जो अगला जो ये केस जब ऊपर जाएगा तो इसी कश्मकश में वो घूमेगा। एक तरफ वो होंगे पीटीआई जैसे उनके वकील जो इसके अंदर कानूनी तौर पे खामियां निकालेंगे जी, तो जी वो जज कहता है कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर या स्टेटमेंट ठीक नहीं था, मगर वो छोटी सी बात है मैंने उसको इग्नोर की है, उसको ही बड़ा चढ़ा करके करेंगे कि देखिए जी जज साहब ने डाउट क्रिएट कर दिया और बेनिफिट ऑफ द डाउट जो है वो तो जब यहाँ डाउट होता है तो फिर आपको जजमेंट दे नहीं सकते। दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट बड़ा सिंपल सा है, ये टेक्निकल और लीगल पोजीशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, जिसके अंदर ड्यू प्रोसेस इनको बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। दूसरी साइड जो है वो ये कहेगी जी सीधी सी बात है, जो डिस्प्यूट कोई भी नहीं कर रहा, जिसकी एविडेंस भी है वो हम दे देते हैं कि ये पैसा रुका लंदन के अंदर ऑन चार्जेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने कहा कि फलाने साहब ने मनी लॉन्ड्रेड प्रोसीड्स इंग्लैंड के बैंक्स में रखी हुई हैं। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है कि जो रियासत का पैसा होता है उसको चोरी किया हो और बाहर ले जाए, ठीक, दैट्स मनी लॉन्ड्रिंग। टैक्स इसके ऊपर ना दिया हो, अच्छा, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ले गए बाहर। उन्होंने कहा जी ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एंड इट वाज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके अंदर उनके अकाउंट्स बंद हो गए, सब कुछ रख लिया गया। उसके बाद पेशकदमी हुई हाँ यहाँ से, क्योंकि वो रुका हुआ था सारा मामला, ठीक है, वो केस कोर्ट में था जी। वो मलिक साहब कह रहे थे नहीं मनी लॉन्ड्रिंग, वो कह रहे थे कि एविडेंस देंगे आपके पैसा कहाँ से आया। तो ये चीज़ चल रही थी, वहाँ चलनी थी और थोड़ी देर। यहाँ से पेशकदमी की अकबर साहब ने, शहजाद अकबर साहब जी, ARU के। अब वो ARU लोग भूल गए हैं, व्हाट इज ARU? एसेट रिकवरी यूनिट। तो किसके लिए एसेट रिकवरी हो रही थी? इमरान खान के लिए हो रही थी, मलिक रियाज के लिए हो रही थी, साकिब निसार के लिए हो रही थी, या रियासत पाकिस्तान के लिए हो रही थी? सवाल ये, हाँ बनाया तो रियासत पाकिस्तान के लिए। देखिए एसेट रिकवरी किसके लिए होती है भाई? किसी जात के लिए नहीं होती, किसी बंदे के लिए नहीं होती। ये नैब जो पैसे इकट्ठे करती है ये किसी की जेब में नहीं जाते, ये रियासत के एक शहर में जाते हैं। रियासत का पैसा मनी लॉन्ड्रिंग होता है और किसी का जाती
ऐसा नहीं होता। नहीं होता। तो ये केस जो है ये आके वहाँ रुक जाता है कि ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसीड्स थी जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं जा सकती थी। हाँ, settlement इसको के जाना लिए। था रियासत के अकाउंट हाँ, में। स्टेट और बैंक। अगर ये उधर गई है तो ये फिर मिली भगत थी, अंडरस्टैंडिंग थी, मिली भगत थी, और उसी मिली भगत को छुपाने के लिए बंद लिफाफा। काबीना को दिखाया नहीं गया। हाँ। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है ना। और इसके ऊपर बहुत से बयान भी है एसेट रिकवरी वालों के जी। कि जी ये स्टेट को जाएगा पैसा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी। तो मेरा ख्याल है कि एक तरफ ओपन एंड शट, दूसरी तरफ टेक्निकल फ्लॉज, जी। और जुडिशरी जो है वो दोनों चीज़ें करती रही है। हाँ, ओपन एंड शट केस भी करती रही है। हाँ। और टेक्निकल बुनियादों पे भी टेक्निकल बुनियादों नवाज शरीफ पे। साहब के खिलाफ भी केसेस अपने देखे ऐसे हैं ही ऐसे ही। होते हैं। हाँ, कभी टेक्निकल बुनियाद पे फारग हो गए, कभी Open and पॉलिटिकल shut। बुनियाद से। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्ट वेट टू सी Okay। हाउ इट पैन्स आउट। ओके। इसका भी ताल्लुक जो है वो खान साहब की सियासत और उनकी फ्यूचर के ऊपर है। इसी में सारा जवाब और सारे मामले का राज पिन्हा है। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि आज इसके काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है, और जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। अब सेठी साहब ने इस्लामाबाद में जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से भी जो प्रिडिक्ट किया है, जो प्रोग्राम्स में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर क्या करेगा उसका इशारा भी मिलता है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में अब आपके सवालात उठाएंगे और सेठी साहब के सामने रखेंगे। इस्लामाबाद से शाहिद रशीद साहब, क्रिकेट से मुतालिक। खुदा करके बड़ी मुश्किल से चैंपियन ट्रॉफी का फैसला हुआ और पाकिस्तान में होना करार पाई है। लेकिन अभी एक और जो है तकलीफदेह खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि जी वहाँ खवातीन के हुकूक उनके वायलेशन हो रही है। सवाल ये है कि यही सब टीमें जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा था तो अफगानिस्तान के साथ खेल रही थी, तब उन्हें कोई इतराज़ नहीं था, कोई मसला नहीं था। तो ये क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ख़ास मामला है, कोई ख़ास सूरत हाल है, और क्या फिर इंडिया भी नहीं खेलेगा? और अगर ये ऐसा होता है तो चैंपियन ट्रॉफी की क्या हैसियत रहेगी, और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्या इसके बैकग्राउंड भी अगर आप बता सकें। मुझे बात समझ नहीं है आपकी। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलेंगे, मेरा ख्याल है उन्होंने कहा अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। क्या आपने अफगानिस्तान का नाम लिया या पाकिस्तान का नाम लिया? अफगानिस्तान का। जी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में हो रही है, मुतासिर हो जाएगा टूर्नामेंट उनके मुताबिक। तो बात ये अफगानिस्तान के बारे में आपको मैं बता दूं कि जब मैं चेयरमैन पीसीबी था तो एक मीटिंग हुई थी आईसीसी में, वहाँ अफगानिस्तान भी था। वहाँ एक आध ऑस्ट्रेलिया, गालबन ऑस्ट्रेलिया ने ये कहा कि जी हम अफ़गानिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे क्योंकि इनके यहाँ औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है और उनके हकूक़ नहीं मिल रहे उनको, और ये हमारी गवर्नमेंट का फ़ैसला है और ये हम गवर्नमेंट के फ़ैसले के साथ जाएंगे। तो उस वक़्त वहाँ मैंने हाथ खड़ा करके ये कहा कि बड़ी अफसोस की बात है कि हम ये सुन रहे हैं, आप फिर सियासत को क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं। सियासत को क्रिकेट के अंदर मत लाएं, क्योंकि सिर्फ़ एक सूरत हाल ऐसी है तारीख़ में जबकि सियासत जो थी वो डोमिनेंट थी, और वो थी जब अपार्टाइड रेजीम थी। तो वहाँ आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था, आईसीसी, किसी एक मुल्क ने नहीं, आईसीसी ने ये फ़ैसला किया था कि हम साउथ अफ्रीका के साथ नहीं खेलेंगे जब तक अपार्टाइड ख़त्म नहीं होगी ना। मगर उस वक़्त भी बायलैटरल क्रिकेट बिटवीन साउथ अफ्रीका और कुछ ममालिक के दरमियान होती रही, मगर आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर साउथ अफ्रीका को बैन कर दिया गया। यहाँ उल्टी सूरत हाल है। यहाँ सूरत हाल ये है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर सब तैयार है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए। इंडिया भी तैयार है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया भी अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार है। मगर बायलैटरल क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में, मगर दुबई में खेलने के लिए तैयार है। तो ये पॉलिटिक्स है ना। इसी तरीके के साथ ऑस्ट्रेलिया जो है, अब वो और साउथ अफ्रीका और मेरा ख्याल है इंग्लैंड ने कहा है कि जी हम नहीं खेलेंगे अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट। इट्स रिडिकुलस, इट इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस। ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये दीज हैव टू कम टू एन एंड। ये तो किसी के साथ भी ये पावरफुल नेशंस कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल वही जिस किस्म की चीज़ पावरफुल नेशंस इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हैं छोटे मुल्कों के साथ, उसी तरीके के साथ अब ये बड़े क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं दे आर थ्रेटनिंग एंड ब्लैक लिस्टिंग स्मॉलर नेशंस। अब अफगानिस्तान क्रिकेट वालों का क्या ताल्लुक है अफ़गान हुकूमत के साथ? क्या उनकी क्या पॉलिसी है अबाउट दिस और दी अदर? क्या अब पाकिस्तान ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर
अंदर या इंग्लैंड के अंदर इस्लामोफोबिया हो चुका है और राइट विंग गवर्नमेंट्स और फाशिस्ट गवर्नमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं वहाँ इन जर्मनी एंड इन अदर प्लेसेस, और इनके साथ अब आपको स्पोर्टिंग टाइज नहीं हो सकती। दिस इज़ रिडिक्यूलस। एंड मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर कि इन तीन ममालिक ने ये फैसला किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। बिल्कुल खेलना चाहिए। मैं आपको ये बताऊँ कि अभी हाल ही में जब मैं चेयरमैन था तो ये इशू खड़ा हुआ कि क्या अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम आ चुकी थी और अफ़गानिस्तान की टीम के पास बड़े आइसोलेटेड थे, बेचारे बाहर बैठे हुए थे मुल्क से, उन्हें ये नहीं पता था कि वापस जाएंगे तो क्रिकेट खेलने की इजाज़त होगी या नहीं होगी, ये किट्स पहननी पड़ेंगी या नहीं पड़ेंगी। वैसे ख़वातीन की क्रिकेट तो वैसे ही बैन कर दी थी उन्होंने, और क्रिकेट के ख़िलाफ़ वो सर्टनली हक़ में तो तालिबान नहीं थे, वो तो समझते थे ये पता नहीं क्या है, ये बल्ला गेंद लेके आ जाते हैं। वो तो फुटबॉल को भी बंद करने फिर रहे थे एक ज़माने में। तो ये बाहर बैठे हुए थे तो पैसे इनके ख़त्म हो गए थे, इनके पास पैसे नहीं थे अपने प्लेयर्स को देने के लिए। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि जी पाकिस्तान हमारे साथ कोई मैच वैच खेल ले, 4 पैसे हमें बना दे। आई सेड यस, बिल्कुल ठीक है। वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू प्ले 3 मैचेस विद देम। और ये भी यहाँ तक कि उनको फिर शारजा में वो मैचेस हुए, हमने जितने 4 पैसे बनने थे हमने कहा आप रख लें ये पैसे, ताकि अफ़गानिस्तान टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट के हक़ में ये बात है तो उनको इनकरेज करना चाहिए। सो आई वेंट आउट ऑफ माई वे। और बाय द वे वी लॉस्ट दैट सीरीज़ बिकॉज वी एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू प्लेयर्स। हमने कहा अच्छा मौका है, यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, बट आवर टीम डिडंट डू वेल, द अफ़गान्स डिड वेरी वेल। और वो अफ़गान टीम है जो आज actually is one of the top 4 teams in the world, in my opinion. And so therefore, this is a very sad development that ICC चुप है और हमेशा ICC चुप ही रहती है, बिकॉज यही 3-4 ममालिक हैं जो ICC को भी डोमिनेट करते हैं। और उधर जो चेयरमैन जो साहब बने हुए हैं ICC के, वो तो खुद ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं विज़-वी पाकिस्तान। सो आई एम वेरी सैड टू से कि cricket is also, जैसे कहते हैं ना, being bulldozed by the politics of governments and cricket boards. ICC ने ये फैसला नहीं किया, ये फैसला 3 ममालिक ने, उनकी बोर्ड्स ने किया। ICC कभी ये फैसला अब नहीं करती। ICC कहती है हमारे टूर्नामेंट्स में सब खेलें और सब खेलते हैं। ठीक है। So yes, this is not surprising. ICC will not support this. मगर यही तो इंटरेस्टिंग बात है कि ICC किसके बेसिस के ऊपर चलती है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया, बिग 3। बिग 3 में से तीनों ये पॉलिटिक्स इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हैं। वो कहता है हम अफगानिस्तान से नहीं खेलेंगे, वो कहता है हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। तो और जब इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ ये 3 है या 4 और बाकी जो है वो हम जैसे लोग हैं वहाँ, तो इनको मेजोरिटी नहीं मिलती, तो ये चुप करके कहते हैं हाँ जी हम सब खेलेंगे। तो दिस इज वे वी आर अनफॉर्चुनेटली। राइट। अब बाल कैंट से मोहम्मद एहसान साहब। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ये कौन बना रहा है? ब्यूरोक्रेट्स बना रही हैं, गवर्नमेंट बना रही है, ये एस्टेब्लिशमेंट बना रही है? क्योंकि हर 3 साल बाद 4 साल बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बदल जाती है। इंडिया के साथ भी हमारी, स्पेशली अफगानिस्तान के साथ जो टेंशन हुई है, कहा जाता है ताकत जितनी भी इस्तेमाल की जाए वो उतनी कम पड़ती है। अफगानिस्तान के साथ हमारा आखिरी हल इस चीज का क्या है? जो टेंशन्स हैं उधर, वो आया मुज़ाकरात हैं या फिर ताकत के जोर पे टीटीपी को पीछे धकेला जाएगा? अब इंडिया की आप मिसाल देख रहे हैं, जिस तरह कतर से अपने बंदे सजा हुई थी उनके 8 या 16 बंदों को तो माफ करवा के वो लोग वापस ले आए हैं। हमारी सफारतकारी किस जगह पे पहुंची हुई है या हमारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता? फिर ये टीवी पे क्यों कहा जाता है कि हम लोग ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं? तो ये ब्रादर इस्लामी मुल्क होने का क्या फ़ायदा है फिर हमें? आपने 3-4 सवाल खड़े कर दिए एक ही बयानिए में। पहली बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की कौन बनाता है? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बनाती है, पहले दिन से बना रही है और आज तक बना रही है। क्यों? पावर उनके पास है, उनका सबसे बड़ा स्टेक है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ बजट्स एंड रेवेन्यूज़। एंड क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है, सो पाकिस्तान की आवाम ने आज तक तो कबूल किया इस चीज़ को, इसके ऊपर कुछ किसी किस्म की तनकीद नहीं हुई, ना चैलेंज हुआ है। सबसे पहला इंसिडेंट इसका ये था कि जब लियाकत अली ख़ान साहब को इनवाइट किया टू द यूनाइटेड स्टेट्स शुरू में, तो उनका ख्याल था कि पहले सोवियत यूनियन को विज़िट करना चाहिए। उस वक्त ये डिबेट चल रही थी, मगर उनको ब्यूरोक्रेसी ने, उस वक्त की ब्यूरोक्रेसी ने ये कहा कि नहीं, आप पहले अमेरिका जाएं, हम तो अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं, हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ अमेरिका। तो शुरू तो वहीं से हो गया। ब्यूरोक्रेसी जो है वो सिविल भी होती है और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी होती है, जिसे हम कहते हैं सिविल ब्यूरोक्रेसी और आर्म्ड ब्यूरोक्रेसी।
तो ये सिविल मिलिट्री रिलेशंस तो पुराने ज़माने में सिविल ब्यूरोक्रेसी रिलेशंस होते थे ना, क्योंकि पहले 10 साल तो ब्यूरोक्रेसी चला रही थी पाकिस्तान को मिलिट्री के साथ मिलके डायरेक्ट। उसमें तो पॉलिटिशियंस के तो फारग हो चुके थे सारे। एक ब्यूरोक्रेट आता था चला जाता था, एक और आ जाता चला जाता था। तो अब सिचुएशन ये है कि वो सिचुएशन हम हमेशा ये रही। जब यूब खान साहब आए तो आप समझिए एस्टैब्लिशमेंट बना रही थी फॉरेन पॉलिसी। जब ज़ियाउल हक साहब आए तो आप समझिए कि वो बना रहे थे। फिर जब मुशर्रफ साहब आए तो आप समझिए वो बना रहे थे। तो 30-40 साल तो पहले 10 साल और तीन दिन 10 साल का ये तो 40 साल आउट ऑफ 75 तो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट बनाती रही। अब बाकी साल क्या था, जब भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब ने पूरी कोशिश की कि फॉरेन पॉलिसी वो बनाए, ठीक है, मगर जब उनकी छुट्टी कराई गई तो उनके हाथ से फॉरेन पॉलिसी भी ले ली गई। उसके बाद क्या हुआ, फिर ज़ियाउल हक साहब आ गए। फिर जब मोहतरमा आई तो मोहतरमा के सबसे पहले उन्होंने ये कंडीशन रखी इस्टेब्लिशमेंट ने कि फॉरेन मिनिस्टर हमारा होगा, आप नहीं फॉरेन मिनिस्टर रख सकती। किसको लगाया? जनरल रिटायर्ड याकूब अली खान। तो फॉरेन पॉलिसी जो थी वो जनरल बेग ने अपने हाथ में रखी। उसके बाद जो कुछ भी हुआ फॉरेन पॉलिसी हमेशा रिमेन्ड इन दी हैंड्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ तक कि अभी भी हाल ही में खान साहब के ज़माने में सेम थिंग। जो ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस लगते रहे हैं, दे ऑल हैड टू हैव बीन वेटेड बाय द इस्टेब्लिशमेंट। पहले वो जाते थे इस्टेब्लिशमेंट के पास, फिर आते थे कहीं और। अभी भी सूरत हाल ये है कि ये जो हमारी फॉरेन ऑफिस की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके अंदर लेक्चर्स आके कौन देते हैं? यूनिफॉर्म ब्यूरोक्रेट्स आके देते हैं लेक्चर्स। दीज आर द कॉन्क्लेव्स जो कि कॉन्फ्रेंसेस हमारी फॉरेन ऑफिस की होती हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि जी हमारे जो एम्बेसडर्स हैं या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जब बाहर पोस्टिंग होती है क्रिटिकल एरियाज़ में, जब वो घर आते हैं छुट्टी में या ब्रीफिंग देने या ब्रीफिंग लेने, वहाँ जाके पहले ब्रीफिंग देते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की बारी आती है या फॉरेन सेक्रेटरी की बारी आती है और फिर बारी आती है प्रेसिडेंसी की। सो इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है। एंड आई हैव जस्ट एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ दिस। तो हमारा फॉरेन ऑफिस तो कैस्ट्रेटेड है बिल्कुल। इट हैज़ नो रियल से इन एनीथिंग। वो छोटी मोटी अपनी इनपुट दे देते हैं। आपने देखा नहीं था तारिक फातमी साहब के साथ क्या हुआ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। उनकी आदत थी, वो अपनी थोड़ी बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उनकी और काफ़ी फार रीचिंग थिंकिंग है उनकी, तो उनकी बातें पसंद नहीं आती थी लोगों को, एंड सो ऑन। तो अब एक वक्त ऐसा आया कि वो आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट, रिटायर्ड एम्बेसडर, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड फॉरेन ऑफिस का एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, वो रिटायर होके आया, उसको लगा दिया प्रेसिडेंट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। किसने लगाया? किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं लगाया ना। वो तो आपको पता ही है कौन लगाता है, कौन सी मिनिस्ट्री लगाती है और वो कहाँ आती है। और जब वहाँ से वो फारिग हुए तो उनको फिर भेज दिया उधर अमेरिका। मसूद खान साहब भी। हाँ, अब ठीक है, अब आपने नाम ही ले लिया, बड़ी आप खराब औरत है। बट चले, बट ही इज कॉम्पिटेंट, फाइन, बट यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिज कैरेक्टर और अबाउट हिज एबिलिटी, आई एम सेइंग फैसला कौन करता है। और बाकी जो सियासतदान है चुप करके बैठे होते हैं जी हजूर। और फॉरेन ऑफिस बेचारा, आई फील सॉरी फॉर देम। बड़े टैलेंटेड अच्छे लोग भी हैं वहाँ जो कि दे कैन रियली कंट्रीब्यूट टू द डिबेट, मगर उनके हाथ बांधे भी होते हैं। उनको पता होता है हमने ऐसी बात कोई की नहीं तो खुडे लाइन कि यह बंदा नहीं ठीक, ये इज़ नॉट टोइंग द लाइन, ये कोई नवी गल्ला कर रहा है, ये कह रहे हैं न्यूट्रल होना चाहिए, यह होना चाहिए, या यदि साइड लेनी चाहिए उसकी साइड। वी डिड डिटर्मिनेशन इज समवेयर एल्स। तो पहला सवाल तो ये है। भाई साहब आपके बाकी 2 हिस्से भी रह गए हैं, वो मेरा ख्याल है कल या आई टेक दोस अप टुमारो, टाइम इज रनिंग आउट। क्योंकि डीप रूटेड इश्यूज हैं हुआ, उसको हम दोबारा शामिल करेंगे, एड्रेस करेंगे। सेठी साहब से जानेंगे। शफीक मित्तला साहब लंदन से आपका सवाल है, सैयद सबी साहब टोरंटो से और फजले हादी शांगला से, साजिद सऊदी अरब से। आप बांग्लादेश के बारे में जो जानना चाहते हैं हम आने वाले प्रोग्राम्स में उसका जवाब ज़रूर जानेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।